जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट एंड इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्टली अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट को समझने के लिए पहुंच जाते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों का जो ध्यान है वो रखेंगे। उन चीज़ों को हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और उनमें से जो पहली चीज़ हमें आज डिस्कस करना है उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है आपके पास यूनिटरी मेथड, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये दोनों ही टॉपिक आते होंगे पहले से ही, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये दोनों ही टॉपिक नहीं आते होंगे या फिर एक टॉपिक आता होगा। तो खैर, हमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। हम आपको ये दोनों टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो अपना कार्यक्रम है उसे हम फटाफट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप लोगों को याद हो, फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में हम आपको पहले करवा रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स, जो बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स था उसमें। तो उसमें हमने आपको बताया था कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज़ होते हैं। उनमें एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आता था जिसे हम मोल्स के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही वाला जो मोल है उसी की हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में, खैर अगर मैं चला भी जाऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट वाली वीडियो में मोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताऊंगा और 3 फॉर्मूले बताऊंगा, समझिएगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ मोल्स आपका टॉपिक हो गया, तो जो पहला वाला फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला रहेगा इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास, जो आपके पास फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के, वो 3 टर्म में लिखे जा सकते हैं। पहला है नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना शुरू किया पहला वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है आपके पास गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलिक्यूलर मास। बोलो, याद रहेगा, मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास भी आप इसे बोल सकते हैं। गिवन मास अपॉन में मोलर मास या फिर मोलिक्यूलर मास। ये हुआ इन टर्म्स ऑफ मास। नंबर ऑफ मोल्स को जनरली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिकुलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है आपके पास नंबर ऑफ, किस टर्म में लिखना वो चीज बता देता हूं। इन टर्म्स ऑफ जब एटम्स गिवन होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी कंपाउंड्स होंगे उनके, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ आयंस भी गिवन होंगे, तो उस केस में हम इसकी बात करेंगे, ये दूसरे नंबर वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इस केस में जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपके पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान समझिएगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर से आप लोग, आई होप कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इससे बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, अब गिवन नंबर ऑफ, ये जो आपके पास एवोगाड्रो, ये नंबर ऑफ मोल्स, उसको तो हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जब गिवन नंबर ऑफ एटम्स आते हैं तो कैपिटल N, और एवोगाड्रो नंबर को आप n नॉट या फिर Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल N, और साथ में आप A बोल सकते हैं। और ये जो Na होता है, इसकी वैल्यू अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं मैं, 0.22 भी लिख सकते हैं, 6.022 भी लिख सकते हैं, या फिर 6.023 भी लिख सकते हैं, एंड इनटू में 10⁻23 एटम्स लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, आयंस लिख सकते हैं। जो भी चीज़ गिवन होंगे उसकी बात करेंगे। बेसिकली 1 एवोगाड्रो की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो चलिए पहले तीसरा वाला बता देता हूँ, तीसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि जिस केस में आपके पास वॉल्यूम वगैरह गिवन होंगे। तो तीसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास इसमें, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, जो कि रहता है 22.4 लीटर, जो कि आपको हमेशा यही जो है वो वैल्यू लेनी है। आइए अब इन तीनों ही फॉर्मूले को हम समराइज करते हैं, और इन तीनों फॉर्मूले में से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला फॉर्मूला कौन सा है, हम आपको वो भी चीज़ यहाँ पे बताएंगे। आइए सबसे पहले हम पहले फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास गिवन ही होंगे, और मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास जो आपको पता होगा पहले से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने H2O लिया और आपसे पूछ लिया कि इसका मोलिकुलर मास कितना है या फिर मोलर मास कितना है, तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होते हैं, ये 2 है तो 1 × 2 कर लो, बीच में आपको लगाना है प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये 2 + का 16 आपके पास टोटल 18। सो 18 ग्राम इज योर मोलिकुलर मास। तो इसी तरह से आपके पास कोई सा भी कंपाउंड गिवन होंगे, फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 गिवन है मेरे पास, इट इज कंपाउंड कॉल्ड ग्लूकोज। अगर आप लोगों को ना पता हो तो बता दो। तो ये जो आपके पास इसका मान लो मोलिकुलर मास निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, बट इट इज टोटल 6 एटम्स, तो ऐसे कर दोगे, बीच में आपके पास प्लस लगाने हैं। H12 है, H12 का मतलब हाइड्रोजन, ये 12 है और होता है इसका एक का एटॉमिक मास 1 होता है, तो आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये 6 को मल्टीप्लाई कर लोगे 16 से, क्योंकि एटॉमिक मास इसका 16 होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 72, ये आ जाएगा 12 और 16 50 से 16 तक 96 हो जाएगा। इन सभी को अगर आप जोड़ देते हैं तो 180 ग्राम आपके पास जो मोलिकुलर मास है ग्लूकोज का वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को एक तो नंबर ऑफ मोल समझाया, थोड़ा सा फॉर्मूले लिखे। दूसरी चीज हमने आपको समझाया कि मोलिकुलर मास आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो ये मोलिकुलर मास निकालोगे उस टाइम पे जो एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप ISC के स्टूडेंट हैं तो वहां पे जनरली आपके पास मेंशन होते हैं मैक्सिमम टाइम पे, जो मैंने नोटिस किया है आपके पेपर में जो गिवन होते हैं फाइनल वाले में। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 20 तक भी याद रखते हैं तो कम बन जाएगा। तो वो तो खैर आपने छोटी क्लासों में ही किया होगा, मुझे ऐसा थोड़ा सा मतलब भरोसा कर सकते हैं इतना तो एटलीस्ट कि 20 तक एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर ये चीज़ें तो पता ही होता है बच्चों को, ठीक है। तो पहले वाला अगर आप फॉर्मूले देखें तो सब में ऊपर वाला में क्या है, गिवन है, ऊपर में गिवन मास है, दूसरे वाले फॉर्मूले गिवन नंबर ऑफ एटम है, अगले वाले में गिवन वॉल्यूम है। तो 3 टर्म में 3 फॉर्मूले, और नीचे वाली हर एक के केस में आपको चीजें पहले से ही पता है। पहले वाले केस में मोलिकुलर मास निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में एवोगाड्रो नंबर वैल्यू फिक्स है, हमेशा वही रखना है। तीसरे में वॉल्यूम एट एसटीपी फिक्स है 22.4। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो आपको हमेशा से पता रहेगा, बस आपको ऊपर वाली चीजें गिवन होंगी तो नंबर ऑफ मोल्स तीनों के केस में आप निकाल सकते हो। अब इन तीनों फॉर्मूला से सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास फर्स्ट वाला, इन टर्म्स ऑफ मास। ये जो आपके पास फॉर्मूला यूज होगा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला फर्स्ट वाला, गिवन नंबर ऑफ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स का हद से ज्यादा यूज होना। नो डाउट इसका भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं, तो सब कुछ पता होना चाहिए। बट इसके अलावा जो हमने आपको बताया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे की बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। नो डाउट ये 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास का जो टॉपिक है उसमें फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं चीज़ों को करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। बट यहाँ पे है इन चीज़ों का जो यूज है वो करेंगे। इसको सबसे बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला ए पर्सन अर्न्स 7 मंथ्स में, मान लेते हैं कि वो 7 मंथ्स में जो उसकी जो अर्निंग है वो 35,000 है, 35,000, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। चलो 3,50,000 कर देते हैं, ये बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। ओके, तो 7 महीने में मान लिया कि उसने 3.5 लाख रुपए कमाए, 3,50,000 रुपए, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि उसकी पूरे एनुअल इनकम कितनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप मुझे बताइए उसकी एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी। एनुअल इनकम का क्या मतलब हो गया, 12 महीने में 12 मंथ्स में, पूरे साल में
कितने अमाउंट वो अर्न कर रहा है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, हमें बस ये निकालना है कि अगर 7 मंथ्स में 3,50,000 कमा रहा है, 3.5 लाख बेसिकली कमा रहा है, तो आपको बताना है कि पूरे 12 मंथ्स में कितना कमाएगा। 1 ईयर मतलब पर एनम, एनुअल इनकम मतलब वही चीज होगी, 12 मंथ्स में कितना कमाएगा। तो एक चीज बताना है, देखिए यूनिटरी मेथड इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इसका कहना आप क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट की वैल्यू निकालने वाले, यूनिट की वैल्यू मतलब एक की वैल्यू निकालने वाले। जैसे कि 7 मंथ्स का आपके पास अर्निंग गिवन है, तो आप पहले 1 मंथ का अर्निंग निकालोगे। 1 मंथ की अगर आपको अर्निंग पता चल गई तो बस उसको आप क्या करोगे, 12 मंथ से पूछा है तो 12 मंथ्स का पूछा है तो 12 मंथ से हम इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 12 मंथ्स का जो सैलरी है, उसकी जो अर्निंग है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 7 मंथ से हम भाई 1 मंथ का कैसे निकालेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखेगा, 7 के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 है, तो आपको समझना है 7 इंटू 1 मंथ है ये, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 मंथ की जो उसकी अर्निंग होगी, 1 मंथ इज इक्वल टू ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर भेज दो, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,50,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा आपके पास 7, डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा आपके पास 7, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स में और ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो जो आपके पास 1 मंथ की अर्निंग आई है, आपके पास 1 मंथ की जो अर्निंग आई है वो आपके पास 50,000, क्या है आपके पास 50,000, 50,000 रुपए हर महीने एक पर्सन है जो अर्न कर रहा है। बट आपसे तो पूछा था कि एनुअल इनकम कितनी है, तो एनुअल इनकम का क्या मतलब हो गया, पूरे 12 मंथ्स की इनकम क्या होगी। अगर आपको 1 मंथ की इनकम पता चल गई है तो आप 12 मंथ्स की इजीली निकाल सकते हैं। भाई देखो, अगर 1 मंथ की पता है, बताओ 2 मंथ्स की नहीं बता पाओगे, डबल कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 3 मंथ्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 4 मंथ्स के लिए 4 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से अगर आपको 12 मंथ्स की निकालनी है तो आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई। सो यू विल राइट ओवर हियर कि 12 मंथ्स की जो सैलरी होने वाली है, आई मीन जो अर्निंग होने वाली है, वो 12 इंटू 1 मंथ्स की कितनी है 50,000, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो आपके पास कितनी आ जाएगी, टोटल 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख रुपए इनकी जो पर एनम जो सैलरी है, पर एनम की जो इनकम है, वो आपके पास अर्निंग जो है वो आपके पास है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब समझ में आया कि इसको हम यूनिटरी मेथड का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि पहले हम यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जितने का भी निकालना हो ना निकालना हो बात की बात है, यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है, राइट। अब बात आती है इतनी छोटी चीजें सर आपने क्यों एक्सप्लेन किया, उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि सभी बच्चे को क्लियर नहीं रहता है। जिसको क्लियर होगा भैया वो स्किप करके आगे चले जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिसको नहीं पता होता है उनको बताना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, जिससे हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। अब हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं, ठीक है। आइए, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट को करने से भी पहले उसी से रिलेटेड एक आपको एग्जांपल मुझे जो है वो समझाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके पास 2 चीजें हैं, ए और बी, और जब आप इन दोनों चीजों को मिलाते हो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है सी। मान लेते हैं सर 2 चीज को जब आपने मिलाया तो तीसरी जो चीज है वो बनकर तैयार हो गई। मान लेते हैं कुछ खाने पीने की चीज है, तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर मुझे ये 1 प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे मिनिमम ये वाला 50 ml ये फिक्स है, ये 50 ml चाहिए। कुछ भी हम बना रहे हैं, मान लो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, मान लेते हैं ये 50 ml चाहिए और ये आपके पास 100 ml चाहिए, ये 50 ml चाहिए और ये 100 ml चाहिए, ठीक है। और ये जो है 150 ml का तैयार हो जाएगा, 150 ml का तैयार हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हो गया कि भाई इससे ना कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, ये आपके पास फिक्स है, स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ओके, तो अगर A 50 ml चाहिए और B 100 ml चाहिए तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा C नो डाउट 150 ml का मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब ये वाला मान लेते हैं कि मेरे पास 500 ml है, कितना है 500 ml है, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास वो 400 ml है, 400 ml है, ठीक है। ये 500 ml है और ये 400 ml है। तो आपसे बताना है, आपको बताना है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा,
वो कितना फॉर्म होगा। इस ये जो 150 ml लिखा है ना, इसको समझ लीजिए 1 कप तैयार हुआ। 1 कप मान लेते हैं, एक बॉटल मान लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक स्पेशल टाइप का बना रहे हैं, तो 1 कप तैयार होता है। 1 कप तैयार करने के लिए हमें 50 ml ये चाहिए होता है और 100 ml ये चाहिए होता है। हमारा कप का जो साइज है वो बड़ा है इसलिए, ठीक है। तो 50 ml ये चाहिए, ये फिक्स है कंडीशन, ये कंडीशन आपके पास फिक्स है। ये 50 ml चाहिए और ये 100 ml चाहिए, और जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो 150 ml का कोई हमारा सॉल्यूशन जो है, हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है ना, वो हमारा तैयार हो जाएगा। उसे मैं 1 कप का नाम दे रहा हूँ कि अगर आप 1 कप बनाना चाहते हैं तो ए जो रिएक्टेंट होगा वो 50 ml की कंडीशन है, चाहिए ही चाहिए, और बी जो है वो 100 ml चाहिए ही चाहिए। बार बार इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यही मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैंने आपको ये वाली चीज 500 ml दे दिया और ये वाली चीज आपको मैंने 400 ml दे दिया, और अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई कितने कप ये बन जाएंगे, तो पता है आप क्या करोगे। एक जो नॉर्मल पर्सन जो सोचेगा वो कैसे सोचेगा आपको मैं बताता हूं। वो सोचेगा 500 400 टोटल हो गया 900। 1 कप के लिए 150 ml है, 0 0 काट दिया, 15 6 90 6। इसका मतलब ये है कि ये 6 कप जो है वो तैयार हो जाएंगे। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट, बिल्कुल नॉर्मल, वो ऐसे सोचेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत है। ये जो आंसर है आपका वो बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट का ये जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग बस इसी रीजन से होता है कि वो इन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हो क्या रहा है, कि हो क्या रहा है, ठीक है। खैर, इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह, ताकि आप लोगों को जब बड़े बड़े सवाल मिलेंगे तो उस केस में आप जो है वो नहीं फंसेंगे, उस टाइम पे आप नहीं फंसेंगे। आई बात समझ में? आइए समझने की कोशिश करते हैं। खैर, मेरा सवाल यहाँ पे एक है आप लोगों से, बस आप लोग थोड़ा सा जो है वो जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि अगर मैं ए और बी में से बात करता हूं, ए और बी में से, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताते जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपके हिसाब से स्टैंडर्ड केस को नहीं देखना, जो ये जो वैल्यू दिए होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये 400 ml है, ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट, बी को लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। अब बच्चे यहाँ पे भी जो है वो गलत हो जाते हैं, बोले सर अब भी आपने बताया जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और अभी मैंने आपको बता दिया कि 400 है जो कि 500 से कम है, तो आप कह रहे हो कि ये गलत है। जी हाँ, मैं गलत बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक है, रीजन है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्यों बोला कि जो बी है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, हालांकि उसकी क्वांटिटी कम है, उसके बाद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का तरीका, जो पता करने का तरीका है, वो डायरेक्टली देखकर आप नहीं बता सकते। इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको कितने कप तैयार होंगे उसके स्टैंडर्ड कंडीशन पता है। इस 500 में से अगर आपने 50 ml लिया, ठीक है, तो इसमें से आपको 100 ml लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका 1 कप तैयार हुआ। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, फिर से आपने इसमें से 50 ml लिया और इसमें से आपने 100 ml लिया, तो आपके पास जो सेकंड वाला कप है वो आपके पास तैयार हुआ। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है सर। आपने इसमें से फिर से 50 ml लिया और इसमें से आपने 100 ml लिया, तब जाकर आपके जो तीसरा वाला कप है वो आपके पास तैयार हुआ। इसमें से आपने 50 ml लिया और इसमें से आपने क्या लिया, आपके पास फिर से 100 ml। स्टैंडर्ड कंडीशन है, फॉलो यही करना पड़ेगा हर बार। तो इसमें से आपके पास फोर्थ वाला जो कप है वो तैयार हुआ। अब अगर मैं ये वाला 50 ml लेता हूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपको ये वाला 50 ml लेते हो ध्यान समझिएगा, तो ये आप ले पाओगे क्या? बस ये बता दो मुझे भाई। 400 ml तो आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हो, ऑलरेडी खत्म कर चुके हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब ये बचा ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो डायरेक्टली देखकर नहीं बताना, एक्चुअल में इसका मीनिंग था, कम क्वांटिटी में कहने का जो मीनिंग था वो ये था कि जो पहले खत्म हो जाए उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये पहले ही खत्म हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, जीरो है। तो अगला जो है फिफ्थ कप, जो अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बना ही नहीं पाएंगे। आई ना बात समझ में? अब ये इसमें से कितना यूज किया आपने? सिर्फ 200 ml यूज किया, 4 ही यूज कर पाए ना,
4 कप बना पाए, तो 50 50 50 50 सिर्फ 200 ml आप यूज कर पाए, बाकी जो 300 ml था वो आपके पास बच गया, और इसको कहते हैं हम एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस क्वांटिटी का रिएक्टेंट आपके पास गिवन था। वहीं पे ये वाला जो 400 ml था उसको हमने क्या बोल दिया आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी हाँ इसको हम क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। खैर इस केस में आपके पास ये वाला जो है वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट ही जो है वो बना है, तो क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो सही है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। इसका एग्जांपल और देता हूं मैं, अगर मैं इसको 300 ml बोल देता, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको 300 ml बोल देता और अगर मैं इसको 500 ml बोल देता, तो इस केस में तो आप कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, लेकिन वो भी गलत, वो गलत ही हो जाता। इसीलिए मैं आपको दोनों एग्जांपल दे रहा हूं कि ये वाला कम था, कम क्वांटिटी था, लेकिन वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम किया, लेकिन अब की बार मैंने ये बढ़ा दिया और ये कम कर दिया, अब भी ये लिमिटिंग, यही बड़ा वाला ज्यादा अमाउंट वाला लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। क्यों, समझाता हूं। ये आप 50 50 50 50 4 बार ले चुके, 5वें बार लेंगे तो ये 100 ml और बचेगा, तो 100 ml और ले लिया आपने, ये 100 ml आपने और ले लिया, आई बात समझ में, तो आपने 5th कप भी तैयार कर दिया, तो ये 250 ml आपने यूज कर लिया और ये पूरी तरह से यूज हो चुका है आपके पास, लेकिन इसका 50 ml तो अब भी बचा है, बताओ हाँ या नहीं। लेकिन क्या ये वाला चीज बचा, नहीं बचा आपके पास, नहीं बचा, आई बात समझ में। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में होने के बाद भी ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। तो ये जो चीज अभी मैंने आपको समझाया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आई बात समझ में। तो ये कहानी थी आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट की। इसका मतलब क्या है आपके पास, ये अब फिलहाल अब की बार लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा और ये जो कम क्वांटिटी था वो एक्सेस रिएजेंट का काम कर रहा है। तो आप चीजों का समझ पा रहे हैं, हमेशा जो चीजें जो डिपेंड कर रही है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिपेंड कर रही है कि स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आई बात समझ में। हम किसकी बात करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। आइए अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और एक क्वेश्चन की जो हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच इज लिमिटिंग या फिर एक्सेस रिएजेंट, या फिर एक्सेस रिएजेंट, ये आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको ये पता करना ही पड़ेगा, सबसे पहला काम यही रहेगा। दूसरा काम, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट या फिर कुछ प्रोडक्ट्स भी आपसे बोला जा सकता है, इज फॉर्म्ड, ठीक है। वो खैर हम बात करेंगे क्वेश्चन में, तो अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बस मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। अगली चीज पूछा जाएगा, हाउ मच अदर रिएक्टेंट, उसमें 2 रिएक्टेंट होगा, अदर रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड, ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा जब हमको क्वेश्चन करवाएंगे ना, हर एक चीज के क्वेश्चन, ये जितने भी लिख रहा हूं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे। अगली चीज है, हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज रिमेनिंग, एक ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ये 4 तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा इन द टॉपिक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चनों का हम अभी तुरंत थोड़ी देर में आपको आंसर करने वाले हैं। आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उसी टॉपिक का पार्ट है बेसिकली। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को दिमाग में रखना ही रखना है एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को करने के लिए। सबसे पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, जो केमिकल इक्वेशन आप लिखोगे या फिर दिया होगा, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान समझिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान समझिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड दैट हाउ मच
that how much product will form, प्रोडक्ट विल फॉर्म, विल लगा लीजिए। तो ये कहानी है आपके पास। तो सिंपल सी बात है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप लिमिटिंग एंड एक्सेस रीजेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं तो। अब बात आती है कि ये वाली लाइन मैंने क्यों लिया, ध्यान समझिएगा। अगर आप इस वाले टॉपिक का एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता चलेगा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, ये वाला था ना भाई, 500 ml था, ठीक है, और ये वाला 300 ml था। ये लिमिटिंग रिएजेंट था ज्यादा क्वांटिटी होने के बाद भी। तो लिमिटिंग रीजन ने डिसाइड किया कि सिर्फ 5 कप जो आपके पास जो भी आप बना रहे थे स्पेशल ड्रिंक वो आपके पास बनेगा। अब बात आती है कि इधर का जो 50 ml है वो बचा ही रह गया, वो डिसाइड नहीं कर पाया, वो बचा है एक्स्ट्रा, उसके बाद भी नहीं बता पा रहा है कि और भी मैं प्रोडक्ट बना दूं। अरे बात समझ में। तो वही चीज है, हमेशा जो कम क्वांटिटी में होगा लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट जो वो कितना फॉर्म होने वाला है। आई बात समझ में। तो ये आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको वो भी क्लियर करवा दिया। तो अब बात आती है सर अब फटाफट क्वेश्चंस करवा दीजिए। यस, अब बारी है क्वेश्चंस करने की। यस, अब बारी है आपके पास क्वेश्चंस करने की। तो आइए फटाफट अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो मेरे पास वाटर बन गया, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता दिया, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, मस्ट बी बैलेंस्ड बेसिकली। तो आप यहाँ पे 2 लगाएंगे और आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कर सकते हैं, नहीं तो सभी के मास के टर्म में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो स्टैंडर्ड कंडीशन होने वाली है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 4 ग्राम निकल कर आएगा, बोलो हाँ या नहीं। 4 ग्राम ही तो होगा भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ध्यान रहे, तो 4 ग्राम्स हो गया। ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 ग्राम जो है आपके पास देखने को मिलेगा। तो जब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा उस टाइम पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ये स्टैंडर्ड केस है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये 4 ग्राम हुआ तो ये 32 ग्राम चाहिए ही चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक नीड है, इसके बिना आपके पास प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होगा। अरे बात समझ में। खैर आगे की बात करते हैं। तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, बस आप उस पर थोड़ा सा नजर मार लीजिए भाई। H2O का आपके पास 18 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 36 ग्राम फॉर्म होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमने आपको करवाया है, 4 + 32 36, और इधर रहा 36, तो 36 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो होना ही था। खैर चलिए आगे की बात करते हैं। तो जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से आपको पता चल गया कि जब ये 4 ग्राम होगा तो ये 32 ग्राम, तो एक नॉर्मल सा केस बताइएगा, अगर मैंने इसको 8 ग्राम कर दिया तो ये कितना होगा, ये 64 ग्राम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर ये 60 ग्राम हो गया तो प्रोडक्ट अभी भी सिर्फ 36 ग्राम ही बनेगा, वरना ये 64 हुआ तो अब ये 36 दूना 72 ग्राम बनेगा ही बनेगा। तो जो कम क्वांटिटी होगा या फिर कोई ज्यादा क्वांटिटी, तो ज्यादा क्वांटिटी वाला बचा हुआ रह जाएगा, और जो कम क्वांटिटी वाला होगा वो पूरी तरह से यूज हो जाएगा। वो पूरी तरह से आपके पास जो यूज है वो हो जाने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी, ये जो स्टैंडर्ड वाली केस बताया वो आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स में भी डील कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये 2 मोल था, 2 मोल हाइड्रोजन का था तो 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए था, तब जाकर आपको 2 मोल जो है वाटर का मिलता था। देखो ये जो कॉफिशिएंट कहते हैं ना, इनको हम स्टोइकियोमेट्री कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टोइकियोमेट्री बोल सकते हो आप, स्टोइकियोमेट्री कॉफिशिएंट के हम नाम से इनको जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंसिंग के बाद जो वैल्यूज आपके पास इनके सामने आते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 मोल, ये 1 मोल और ये 2 मोल। तो जब 2 मोल हाइड्रोजन होगा और 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन होगा, तब जाकर आपके पास जो वाटर का फॉर्मेशन होगा वो 2 मोल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो है वो 3 मोल बन जाए, 3 मोल, तो 3 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 1.5 से इंटू करा है तो इसको भी 1.5 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 1.5 मोल चाहिए होगा, 1.5 मोल, और ये 3 मोल चाहिए होगा। मतलब इसका हाफ ये चाहिए,
ठीक है, तो इसके जितना मोल का ये बनेगा, इसका हाफ ये हो गया, इसके जितना ये बनेगा। तो ये एक रेशियो वाला क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप मोल के टर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप मास के टर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप वॉल्यूम के टर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज है आपके पास, तो हर एक तरह से क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। खैर, अब मेरा जो सवाल है, आपको मैंने पहले बता दिया, ये वाली लाइन आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा, ये चीज आपको खुद ही स्टैंडर्ड कंडीशन लिखनी पड़ेगी इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैंने इसको 10 ग्राम्स लिया, अगर मैंने इसको 10 ग्राम लिया हुआ है और इसको मैंने 20 ग्राम लिया है, इसको मैंने 20 ग्राम लिया है, तो मेरा सवाल है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो H2O है, वो कितना बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चों का सवाल रहता है कि सर ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा देंगे। लेकिन आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम डायरेक्टली ऐसे देखकर नहीं पता लगा सकते। हाँ, अगर आप ज़्यादा आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, यूनिटरी मेथड तुरंत आ गया, तो आप पता लगा भी सकते हो। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो एक्सेस रिएजेंट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में ये ज़्यादा होने के बाद भी ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, अभी बताते हैं, आइए समझाते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये चीज़ कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग होगा और कौन सा एक्सेस होगा, तो वही चीज़ अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप आपके पास इसमें यही रहता है कि आप पहले पता करें कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा एंड कौन सा आपके पास एक्सेस रिएजेंट होने वाला है। खैर, आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे ध्यान देंगे और वहां पे बोलेंगे आपकी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाउ मच, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बोलिए हाँ या नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन देखेंगे, सबसे पहला आप यही लिखेंगे कि इतने ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन का होना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो चलिए यहां से आप पहले यूनिटरी मेथड के हिसाब से, जो है ना, आपको इसी वीडियो में क्लियर करवा दिया है। आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए आप वो निकालेंगे। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था 1 ग्राम के साथ, तो 4 डिवाइड में आ जाएगा 32/4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, विच इज नथिंग बट, आप डिवाइड करते हैं तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपके पास निकल कर आएगा। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, तो इसमें कोई बड़ी वाली मतलब कोई बड़ा मतलब रॉकेट वाली साइंस तो थी नहीं भाई, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, चलिए, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, आप उस पर ध्यान दें। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 10 ग्राम। तो हम पता लगाएंगे कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे अब 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाउ मच, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट मेथड के हिसाब से आप यूनिट का वैल्यू निकाल चुके हो, तो आप 10 का निकालना है, 10 इंटू का करना है। तो 10 गुने में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 10 8 80 ग्राम, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोलिए हाँ या नहीं। 80 ग्राम, यस, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, 80 ग्राम। लेकिन आपके पास ऑक्सीजन है कितना, आप उस पर थोड़ा सा नजर मारिए एक बार, फिर आपको पता चलेगा। तो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम से। अब समझ रहे हैं इसका मतलब, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि भाई आपके पास जो ऑक्सीजन है वो कम है जितना होना चाहिए, तो इसीलिए ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। आपने देखा ना, हाइड्रोजन से भी इसका अमाउंट कम है, उसके सॉरी ज्यादा है, हाइड्रोजन से भी इसका अमाउंट ज्यादा है, उसके बाद भी ये एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। आई बात समझ में। अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और वो कैसे बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले हम अब की बार यहां पे दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट को और कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम आपको यहां पे समझाने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने यहां पे रिएक्टेंट की ही बात करी थी कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसको हम उल्टा भी बोल सकते थे कि भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम की हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाउ मच, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बोलिए हाँ या नहीं। तो आप इधर इधर का करें या इधर इधर का करें, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट सेम आने वाला है। खैर,
यहां से आप 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स, तो ये 32 को आप डिवाइड में भेज देंगे, 4/32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1/8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है, इतनी बात डन है, ओके फाइन। अब ऑक्सीजन है कितना, क्योंकि 1 ग्राम ऑक्सीजन का हमने निकाला था, ये तो 20 ग्राम है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स, कितने चाहिए इसके लिए, तो आप बोलोगे 20 × 1/8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। इसके इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब चीजों को देखिए, अगर ये 20 ग्राम था ऑक्सीजन, तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 ग्राम, लेकिन हमारे पास कितना अवेलेबल है, वी हैव 10 ग्राम्स। तो फिर से अब समझ में आई ना बात, कि ये जो चीज है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब ये एक्सेस क्वांटिटी में, ये एक्सेस क्वांटिटी में। बोलो आप कैसे भी करोगे दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। एक पता चल गया तो दूसरा तो अपने आप पता चलेगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है, आपको एक करने की जरूरत है, सिर्फ एक करने की जरूरत है। या तो आपने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया, तो एक रिएजेंट लिमिटिंग होगा तो दूसरा एक्सेस होगा, या फिर अगर आपने एक को यहाँ पे एक्सेस पता कर लिया तो दूसरा वाला लिमिटिंग होगा। तो दोनों में से आपको एक काम करना है। और एक बार अगर आपको ये पता चल गया, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा सबसे पहला आपसे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, और ना भी पूछा जाए तो ये तो करना मस्ट है भाई, उसके बाद ही आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसका आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे की बात करते हैं, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। और याद कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने आपको क्या लिखवाया है, हमने आपको लिखवाया है कि ये जो था आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, वही डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट वाला, ठीक है, क्योंकि वही आपके पास 100% कंज्यूम होता है। खैर यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप इसका और इसका जो प्रोडक्ट में है उसका रिलेशन अब की बार लेने वाले। और अब आपकी बार यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लिखने वाले हो, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, जो लिमिटिंग रिएजेंट था उसको यूज करेंगे, प्रोड्यूसेस कितना, स्टैंडर्ड केस का यूज करेंगे पहले, 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये आप सबसे पहले काम जो है वो करने वाले हैं कि अगर आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन था तो उस केस में आपके पास 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर आपको प्रोड्यूस होकर मिल रहा था। वहीं पे अगर आप 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो कितना प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहले वो पता कर लेते हैं। तो आप बोलोगे 36 बाई कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ऑफ H2O। अब कैंसिल करें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगला स्टेप भी आप साथ में कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन कितना था लिमिटिंग वाला 20 ग्राम, तो उससे कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कितना, 36/32 इंटू में कितना हो जाएगा 20, ये ग्राम ऑफ H2O जो है आपके पास वो निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो चलो इसको काटा पीटी करते हैं, 4 से 8 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, 9 × 5 = 45, 45/2, तो कितना हो गया मेरे पास, 2 से काट दिया तो 22.5 ग्राम ऑफ वाटर जो है आपके पास प्रोडक्शन। काटापीटी देख लीजिएगा एक बार, जो भी आंसर आएगा उतना ही वाटर आपके पास जो है वो प्रोडक्शन होगा। आई बात समझ में। तो अगर आप सवाल की बात करेंगे, सवाल पहला सवाल आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट, वो आपने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। दूसरा चीज, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, विल फॉर्म, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अगली चीज है हाउ मच अदर रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड, तो दूसरा जो रिएक्टेंट है वो कितना यूज हुआ है, तो वो आप यहीं से ये वाला जो काम किए थे ना वहीं से आपने पता कर लिया। ये वाला यहाँ पे आपने ये वाला क्वेश्चन जो है बता चुके। देखो हमारे पास 20 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन यूज हुआ होगा, क्योंकि एक्सेस वाला पता चल गया कि एक्सेस ये है, लिमिटिंग ये है, तो लिमिटिंग वाला पूरा यूज होगा और एक्सेस वाला कितना यूज होगा वो हमने इस तरह से करके निकाला है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4/32 और 20 ग्राम के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है यूज हुआ। तो अदर प्रोडक्ट कितना, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, तो अदर रिएक्टेंट जो यूज हुआ है वो 2.5 ग्राम यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज रिमेनिंग। अब एक्सेस रिएजेंट तो भाई एक्सेस में ही था, वो तो पूरी तरह आपके पास यूज होने वाला नहीं था और हुआ भी नहीं, तो कितना बचा है वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल तो आपके पास 10 ग्राम था,
उसमें से यूज सिर्फ और सिर्फ 2.5 ग्राम हुआ है, तो इज इक्वल टू कितना बच गया 7.5 ग्राम। तो 7.5 ग्राम जो एक्सेस रिएजेंट था वो आपके पास बच गया है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन हाँ जो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर करवाई वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेजेंगे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो है वो देता हूं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्लो में A to Z कॉन्सेप्ट जो है वो अब मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अगर मोल में है तो मोल में डील करेंगे, मास में है तो आप मास में डील करेंगे, कोई वो बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई। अगला जो क्वेश्चन आपके पास वो ये वाला है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और इन दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। फिलहाल बैटरी इसकी खत्म हो रही है, जितना वैसे मुझे समझाना था समझा दिया। ये क्वेश्चन भी सोचा था करवाऊंगा, बट फिर भी क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, तो मेरे हिसाब से आप लोग करने के लायक हो गए हो ये दोनों क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। और तो खैर क्या है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।